दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया आज जहां दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, वहीं रिपोर्ट्स कहते हैं कि अगर इंडिया इसी तेजी से ग्रो करता रहा तो वो 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। और यही वजह है कि आज इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवेज बनाकर रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करना हो, एयरपोर्ट्स हो, रेलवेज हो या फिर कोई भी सेक्टर। आज इंडिया देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है, जो कि इंडिया की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और आज हम देश में बन रहे उन्हीं कुछ लार्जेस्ट मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। इसी में पहला है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, यानी कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। इसे बनाने का काम 2017 में ही शुरू हो गया था और 2023 तक पूरा होने का टारगेट रखा गया था, लेकिन लैंड एक्विजिशन और कई कारणों की वजह से इसमें देरी हुई और अब इसे 2027 तक पूरा किया जाएगा। इसे बनाने का 40% काम लगभग पूरा हो चुका है। ये कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि मुंबई को अहमदाबाद से कनेक्ट करेगा। साथ ही ये 12 स्टेशनों को भी कवर करेगा, जैसे कि मुंबई बीकेसी, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन। ये मुंबई से अहमदाबाद तक के 6 से 7 घंटे के सफर को घटाकर 2 घंटे के आसपास कर देगा। इसके बनने के बाद ये भारत का पहला बुलेट ट्रेन होगा। साथ ही ये बुलेट ट्रेन ठाणे से मुंबई पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर लंबे अंडर वाटर टनल से होकर गुजरेगा। इस तरह इंडिया को पहला अंडर वाटर टनल भी मिलेगा। इस बुलेट ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन ये मैक्सिमम 350 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इस बुलेट ट्रेन का ट्रायल फेज, जो कि सूरत से बिलमोरा के बीच होगा, उसे 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद इसे बाकी स्टेशनों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसे जापान के E5 सीरीज शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है और इसे बनाने की कॉस्ट करीब 1,80,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके डेवलपमेंट और ऑपरेटिंग का काम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर रही है। दूसरा है चिनाब रेलवे ब्रिज। इस ब्रिज को जम्मू और कश्मीर में रियासी शहर से करीब 82 किलोमीटर दूर चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। ये ब्रिज पक्काल और कौरी को कनेक्ट करता है। इसे बनाने का काम 2004 में शुरू किया गया था, लेकिन 2008 को इसे रोक दिया गया। दरअसल उन्हें लगता था कि इस ब्रिज पर बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, जिससे पैसेंजर्स को खतरा हो सकता है। लेकिन काफी डिलेस के बाद इसे 2017 में फिर से शुरू किया गया और अगस्त 2022 को इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया। ये ब्रिज 1315 मीटर लंबा और ग्राउंड फ्लोर से 1359 मीटर ऊंचा है, जो कि सेफिल टावर से करीब 35 मीटर ज्यादा ऊंचा बनाता है, जिसके चलते ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज भी बन जाता है। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये 260 किलोमीटर पर आवर की तेज हवा और हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। साथ ही इस ब्रिज का लाइफ स्पैन करीब 120 साल का बताया जा रहा है। अगर इस ब्रिज के डेवलपमेंट कॉस्ट की बात करें तो इसे बनाने में करीब 14,000 करोड़ रुपए लगे हैं। इस ब्रिज का ट्रायल रन रियासी से संगलदान के बीच जून 2024 को किया जा चुका है। जल्द ही इस लाइन पर रेलवे सर्विसेज भी शुरू कर दिए जाएंगे। दरअसल चिनाब रेलवे ब्रिज इंडियन रेलवेज के एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये चिनाब ब्रिज इसी रियासी और संगलदान रेल लाइन के बीच बनाया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक जम्मू के उधमपुर को नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला से कनेक्ट करेगा, जिससे कन्याकुमारी से श्रीनगर तक ट्रेन से ट्रैवल किया जा सकेगा। इसके उधमपुर से कटरा के सेक्शन को और बारामुल्ला से संगलदान के सेक्शन को पब्लिकली ओपन किया जा चुका है। इसके रियासी से कटरा के बाकी के सेक्शन को भी 2024 के आखिर तक पूरा किया जाएगा। इस रेलवे लाइन के पूरा होने से कश्मीर वैली पूरी तरह से इंडिया के नेशनल रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे हिमालयन रीजन की कई रिमोट एरियाज तक कनेक्टिविटी पहुंच सकेगी। साथ ही इससे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी काफी बूस्ट मिलेगा। इस रेलवे लाइन के ऑपरेशनल होने के बाद जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को भी चलाया जाएगा, जो कि ट्रैवल टाइम को घटाकर 3.5 घंटे कर देगा, जो कि अभी 247 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से ऑन रोड ट्रैवल करने पर करीब 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तीसरा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को 4 फेजेस में डेवलप किया जाएगा, जिसके पूरा होने के बाद ये दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा, जो कि करीब 7,200 एकड़ के एरिया में डेवलप होगा। इस एयरपोर्ट के डेवलपमेंट और ऑपरेटिंग का काम यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रही है,
जो कि ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सब्सिडियरी कंपनी है। इस एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज के बनने के बाद ये एयरपोर्ट हर साल करीब 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करेगा। वहीं इसके चारों फेजेस के कंप्लीट होने के बाद ये हर साल करीब 13 से 14 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर सकेगा। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पहले से ही इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उससे सिर्फ 72 किलोमीटर दूर नया एयरपोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दरअसल इसे बनाने का जो मेन पर्पस बताया जा रहा है वो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से एयर ट्रैफिक और पैसेंजर लोड को कम करना। इसके अलावा इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री होने के साथ ही वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एयर पैसेंजर मार्केट भी है, जिसके चलते आज इंडिया यूएस और चाइना के बाद वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट भी बन चुका है। इसके साथ ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक अगले 6 सालों में यानी कि 2030 तक डबल होकर करीब 30 करोड़ हो सकता है। और इसीलिए नोएडा एयरपोर्ट की फाउंडेशन 2021 में की गई। इसके फर्स्ट और सेकंड फेज में पहले एक रनवेज बनाए जाएंगे। इसके बाद इसके पूरा बन जाने पर इसके करीब 6 रनवेज होंगे। फेज 1 और फेज 2 को पूरा करने की कॉस्ट करीब 30,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि इसके चारों फेजेस को पूरा करने की कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके फर्स्ट फेज को अप्रैल 2025 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अगर बात करें इसके कनेक्टिविटी की, तो इस एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग्स में बुलेट ट्रेन्स, मेट्रोस और पावर टैक्सीज के लिए स्टेशंस बनाए जाएंगे। इसके अलावा इसे कई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टूरिज्म के लिए ये एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी होगी, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए आगरा, मथुरा और वृंदावन जाना काफी आसान हो जाएगा। चौथा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये भारत में बन रहा अब तक का सबसे बड़ा फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि फ्रेट ट्रेन्स यानी कि मालगाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है। डीएफसी को बनाने का मेन पर्पस इंडिया के फ्रेट सर्विसेज को बेटर करने का है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन टाइम और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकें। डीएफसी को बनाने और मेंटेन करने के लिए 2006 में DFCCIL को एस्टैब्लिश किया गया था। आज डीएफसी के अंडर अभी इसके 2 इम्पोर्टेंट कॉरिडोर्स वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट को बनाया जा रहा है। अगर हम इसके ईस्टर्न डीएफसी की बात करें तो ये पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर बिहार के सोननगर तक जाता है। इसकी लेंथ 1337 किलोमीटर की है। इसे नवंबर 2023 को ऑपरेशनल कर दिया गया था। दरअसल पहले इसे लुधियाना से वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक जाना था, जिसकी लेंथ 1839 किलोमीटर की थी, लेकिन लैंड एक्विजिशन और वीक इकोनॉमिक वायबिलिटीज की वजह से फिलहाल अभी इसे पूरा नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके बाकी के स्ट्रेच को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज खुद से डेवलप करेगी। वहीं अगर हम बात करें वेस्टर्न डीएफसी की, तो ये उत्तर प्रदेश के खुर्जा से शुरू होता है और नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है। इसकी लेंथ 1506 किलोमीटर की है। अभी इसके रूट का करीब 95% काम पूरा हो चुका है, जिसे ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। इसके वैतरणा से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बाकी के सेक्शन को भी कंप्लीट करके 2025 के आखिर तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। वहीं वेस्टर्न और ईस्टर्न डीएफसी को बनाने की कॉस्ट करीब 1,24,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि डीएफसी की जरूरत क्यों पड़ी? तो दरअसल जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे ट्रैक्स पर फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स अपने रूट्स को शेयर करती हैं, जिससे कि कंजेशन के कारण मालगाड़ियों को काफी देर तक रुकना पड़ता है, जिसके चलते वो अपने डेस्टिनेशन पर देर से पहुंचती हैं। इससे मालगाड़ियों का इस्तेमाल पिछले कई सालों से लगातार घटता जा रहा है और कंपनी से शिपमेंट के लिए दूसरे तरीकों को सहारा लेने लगी हैं और इसीलिए डीएफसी को बनाया गया है। डीएफसी के बनने से आज फ्रेट ट्रेन्स को अपना एक अलग रूट मिल गया है, जो कि इसके लगने वाले टाइम को घटाकर 40 से 50% तक कम कर देता है। डीएफसी के बनने से आज फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड करीब 20 से 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है और मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। डीएफसी में आज करीब 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि अभी के ट्रेन से 2 गुना बड़ी है। साथ ही हर एक ट्रेन 400 से ज्यादा कंटेनर्स को कैरी कर सकता है। इसके अलावा इंडिया में पहली बार फ्रेट ट्रेन्स पर डबल स्टैक कंटेनर्स यानी कि एक के ऊपर एक कंटेनर्स को भी रखा जा सकता है और यही वजह है कि जहां पहले ट्रेन्स 5,400 टन का लोड कैरी कर सकती थी, वहीं आज डीएफसी पर चलने वाली ट्रेन्स 13,000 टन का लोड कैरी कर सकती हैं। इतना ही नहीं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डीएफसी ट्रक्स के कार्गो को ट्रेन्स पर शिफ्ट कर देगा, जिससे फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा। साथ ही फ्रेट ट्रेन्स
पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड होंगी, जिससे कार्बन एमिशन को भी कम किया जाएगा। 5वां है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसे रैपिड एक्स और नमो भारत भी कहते हैं। ये भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर होगा, जो कि दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। RRTS बाकी ट्रेन से काफी डिफरेंट होता है। इसमें ज्यादा स्पीड और कम स्टॉपेज के साथ इंटरसिटी ट्रैवल किया जाता है। इसमें ट्रेन की स्पीड मैक्सिमम 180 किलोमीटर और ऑपरेशनल 160 किलोमीटर पर आवर की होगी, जो कि पूरी तरह से एलिवेटेड ट्रैक्स पर चलेंगी। रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। इसकी पहली लाइन दिल्ली से मेरठ के बीच बनेगी। इसके बाद दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से अलवर तक 2 और लेन्स बनाने की भी योजना है। इसके बनने से दिल्ली से मेरठ का सफर 1 घंटे से भी कम वक्त में पूरा हो सकेगा, जिसमें अभी फिलहाल 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। इसे NCRTC बनवा रही है, जिसे बनाने में करीब 30,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट बताई जा रही है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे रोड्स पर व्हीकल्स की मूवमेंट को कम कर सकेंगे। इसके अलावा इसके स्टेशंस को एयरपोर्ट के जैसा हाईटेक बनाया जाएगा और हर तरह की सुविधा भी दी जाएगी। अगर इसके रूट की बात करें तो ये दिल्ली के जंगपुरा से होते हुए सराय काले खान से शुरू होगा और मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगा। इसकी लेंथ 82.15 किलोमीटर की होगी, जहां करीब 70 किलोमीटर एलिवेटेड और 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड ट्रैक्स होंगे, जो कि 22 स्टेशनों को कवर करेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग RRTS सिर्फ 16 स्टेशनों पर ही रुकेगा, जिसमें दुहाई और मोदीपुरम के 2 डिपोट्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही RRTS कॉरिडोर पर मेरठ मेट्रो को भी चलाया जाएगा, जो कि मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक के 13 स्टेशनों को कवर करेगा, जहां RRTS नहीं रुकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसे बनाने का काम 2019 में शुरू किया गया था, जिसका 17 किलोमीटर का फर्स्ट फेज शाहिदाबाद से दुहाई तक का प्रायोरिटी कॉरिडोर अक्टूबर 2023 को ओपन कर दिया गया था। इसके बाद सेकेंड फेज मार्च 2024 को दुहाई से मोदीनगर नॉर्थ के अगले 17 किलोमीटर के स्ट्रेच को ओपन किया गया। वहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जंगपुरा से शाहिदाबाद के कॉरिडोर को 2024 के आखिर तक और इसे पूरी तरह से पब्लिकली ओपन जून 2025 तक कर दिया जाएगा। RRTS के बनने से NCR में बेटर कनेक्टिविटी के साथ ही ट्रैफिक जैम से भी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा इससे लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे, जिससे इन रीजन्स में एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकेगा। तो ये थी इंडिया के कुछ लार्जेस्ट और इम्पोर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा भी आज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी जोर दिया जा रहा है और कई तरह के डेवलपमेंट्स भी किए जा रहे हैं, जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इंडिया का टारगेट 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने का है, यानी कि एक ऐसी कंट्री जहां इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, और इन सब के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है।